एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम हिस्ट्री का जो आगे का सेक्शन पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पाषाणकालीन सभ्यता बताई थी, जिसमें मैंने 9 पाषाणकालीन सभ्यता तक आपको बता दिया था। एंड अब जो आज हम पढ़ेंगे वो उससे आगे का है थोड़ा। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने कोई मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है तो अभी टाइम है, जल्दी से परचेस कर लीजिए। ऑनलाइन तैयारी का तैयारी प्लस बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। 1500 प्लस आपको उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसमें आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको कूपन कोड जो मिलेगा उससे आपके 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा। 399 में मिल जाएगा, 499 का होता है वो, तो 399 में मिल जाएगा। और 1 ईयर तक आपको लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे उसमें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जैसा कि मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। एंड इसमें जो कुछ भी है उसको साथ साथ आप नोट करते चलिएगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक चीज़ खास बात कि अगर आपसे कुछ भी छूट गया है पहले का तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। बाकी ये जो है ये उससे तो रिलेटेड नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा अगर आपसे पहले कोई वीडियो मिस हो गई है, लेकिन उसको देख लीजिए, उससे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। और जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ताम्र पाषाणकालीन यानी कि तांबे की और पाषाणकालीन यानी दोनों मिली हुई। तो पाषाणकालीन सभ्यता के बाद जो सभ्यता स्टार्ट हुई वो हुई ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, जिसमें कि तांबे से लोग जानकार हो गए थे, तांबे के जानकार हो गए थे। उनको पता चल गया था कि तांबे जैसी भी कोई धातु है। तो उसके बाद का जो युग आया वो युग आया तांबे का और पाषाण यानी कि पत्थर का मिश्रित युग। तो ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता आई, जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आपकी लौह की सभ्यता यानी कि लोहे वाली, ठीक है। तो ये जो सभ्यता है इसमें जो ताम्रकालीन सभ्यता है ये 3 तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हड़प्पा से पहले भी चली, हड़प्पा के समय पे भी चली और हड़प्पा के बाद भी ये सभ्यता आपकी चली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिखा है, जब मानव द्वारा पत्थर और तांबा के बने औजारों का प्रयोग होता है तो उसे क्या बोला जाता था? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तांबा पहली धातु जिसका प्रयोग औजारों में किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे प्राप्त पहली धातु कौन सी है, सबसे ज़्यादा पहले प्राप्त जो धातु हुई वो कौन सी धातु हुई जो सबसे पहले प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जो धातु प्राप्त हुई वो तांबा हुई, जिसका प्रयोग की औजारों में किया गया। टाइम भी दिया हुआ है 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ वो हुआ तांबे का, ठीक है। इसके बाद लिखा है यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो जी हाँ, ये जो सभ्यता थी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, इससे रिलेटेड जितने भी स्थल मिलते हैं मोस्टली, सबको नहीं मैं कहूँगी क्योंकि कुछ में क्या होने लगा था कि कन्वर्जन होने लगा था, वो शहरी सभ्यताएं बनने लगी थी, लेकिन मोस्टली जो थी वो ग्रामीण सभ्यताएं थी ताम्र पाषाणकालीन की। और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है वो तो नगरीय सभ्यता बोली जाती है, और उसके बाद की जो सभ्यता है वो फिर से ग्रामीण सभ्यता बोली जाने लगी। तो ये जो सभ्यता है, क्वेश्चन अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी जगह आपको देगा, स्पेशली कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कि दैमाबाद और इनाम गांव को छोड़कर अगर कोई ऐसी जगह देगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो जगहें हैं वो सारी की सारी ग्रामीण क्षेत्रों की होंगी और वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। तो भारत में ताम्रकालीन क्षेत्रों का विस्तार क्या क्या था, कहाँ कहाँ था? पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसमें कि आपके हैं अहाड़ और गिलुंद, एमपी में कायथा, मालवा, एरड़ और दक्षिण पूर्वी भारत के स्थल, ठीक है। तो यहाँ भारत में विस्तार था इस सभ्यता का, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का। फिर से हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसमें है आपका अहाड़ और गिलुंद, एमपी कायथा, मालवा, एरड़ एमपी के,
और स्पेशली ये आपका ये जो इलाका है ये पश्चिमी आपका एमपी का पड़ता था तथा दक्षिण पूर्वी भारत के स्थल और जो दक्षिण पूर्वी भारत की जगहें थी उनमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मालवा से प्राप्त मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ है। मृदभांड क्या होता था कि मिट्टी के बनाए हुए ऐसे बर्तन जो कि थोड़ा सुराहीनुमा आकार के होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, और इस तरह के बर्तन पहले बहुत चलते थे, तो ये मृदभांड बोले जाते हैं। तो जो ये संस्कृति है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, उसमें जो सबसे अच्छे किस्म के मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं आपके मालवा से। ठीक है, सबसे विस्तृत उत्खनन महाराष्ट्र में हुआ। विस्तृत उत्खनन यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उत्खनन हुआ है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें मिली हैं वो महाराष्ट्र में मिली हैं। ठीक है, तो सबसे विस्तृत उत्खनन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि ताम्रपाषाण कालीन से जुड़े हुए हैं? तो उसमें जो क्षेत्र है अहमदनगर, तो अहमदनगर से 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगहें जुड़ी हैं। पहली जोरवे, दूसरी नेवासा, तीसरी दैमाबाद। ठीक है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये क्षेत्र जो अहमदनगर का है महाराष्ट्र का, उससे 3 क्षेत्र जुड़े हुए, ये जो स्पेशली मिले जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। और उसके बाद पुणे में मिले चंदोली, सोनेगांव और इनामगांव। तो ये जो 6 जगहें हैं, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनेगांव, इनामगांव, इन 6 जगहों को कंबाइंड करके जोरवे संस्कृति से जोड़ा जाता है कि ये 6 स्थल जोरवे संस्कृति के। ये जो संस्कृति चली इसको पूरी की पूरी जोरवे जगह की वजह से जोरवे संस्कृति का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के कहाँ पे? अहमदनगर और पुणे की संस्कृति। ठीक है, तो ये 6 स्थल जोरवे संस्कृति के। जोरवे संस्कृति के बारे में कुछ देख लेते हैं। जोरवे संस्कृति भी ग्रामीण संस्कृति थी क्योंकि ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ी थी, तो ग्रामीण संस्कृति ही थी मोस्टली। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल जो था वो कौन सा था? दैमाबाद। ठीक है, जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल जो मिला है अभी तक वो कौन सा है? दैमाबाद। कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। हालांकि थी ये ग्रामीण सभ्यता, लेकिन दैमाबाद और इनाम गांव में कुछ नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे दैमाबाद और इनाम गांव में, थोड़ा ग्रामीण से वो थोड़ा और ज़्यादा नगरीकरण में प्रवेश करने लगे थे, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। जोरवे में द्विस्तरीय निवास का प्रमाण मिलता है, अर्थात सामाजिक असमानता का प्रारंभ हो गया था। तो इसका क्या मतलब है द्विस्तरीय निवास का? इसका मतलब ये है कि 2 स्तरीय यानी कि 2 तरह के लोग निवास करते थे, अमीर और गरीब। ठीक है, तो द्विस्तरीय निवास जो था वो जोरवे में उसका प्रमाण मिलता है, यानी कि सामाजिक असमानता, क्योंकि अमीरी गरीबी होगी तो कोई गरीब है कोई अमीर है तो सामाजिक असमानता तो होगी ही होगी। तो इससे सामाजिक असमानता का प्रारंभ हो गया था। तो गाइज ये जो है आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो इसमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताकर इस चीज़ को ख़त्म करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग हड़प्पा पर आएंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो लास्ट की चीज़ें हैं इनको भी अच्छे से याद रखिए और पूरे की पूरी इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज इसमें जो कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। मैं भी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, छोटी वीडियो है, लेकिन आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप, और एक बार ही वीडियो में ही सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।